आज हम पढ़ेंगे डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, विदाउट डिस्पर्जन का मतलब क्या है? डिस्पर्जन का मतलब होता है डिस्पर्जन एंगल थीटा। तो थीटा डिस्पर्जन का मतलब है थीटा, विदाउट डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्जन एंगल थीटा 0 डिग्री के बराबर है। डिस्पर्जन एंगल 0 डिग्री के बराबर है। डिविएशन हो, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन का मतलब है प्रिज्म से लाइट का डिविएशन तो हो, मतलब डिविएशन नॉन जीरो होना चाहिए और डिस्पर्जन जीरो होना चाहिए। और इस अरेंजमेंट का दूसरा नाम है एक्रोमेटिक अरेंजमेंट। एक्रोमेटिक अरेंजमेंट इसका मतलब है अगर हम डिस्पर्जन एंगल 0 डिग्री दे रहे हैं तो किसी प्रिज्म के कॉम्बिनेशन पर हम व्हाइट लाइट गिराएंगे, इनपुट व्हाइट लाइट होगी और आउटपुट भी हमें व्हाइट लाइट मिलेगी। मतलब प्रिज्म के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन समझ में आया? डेविएशन है बट डिस्पर्जन नहीं है। डिस्पर्जन नहीं होने का मतलब अगर इनपुट में व्हाइट लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं तो आउटपुट में भी हमें व्हाइट लाइट मिलेगी, वो अपने कंपोनेंट्स कलर में डिफरेंशिएट नहीं होगी। तो हम इसको कहेंगे एक्रोमेटिक अरेंजमेंट। अब एक्रोमेटिक अरेंजमेंट को समझने के लिए हमें दो प्रिज्म रखने होंगे, जैसा पहले बताया था अपोजिट ओरिएंटेशन में। अब ये दो प्रिज्म हमने अपोजिट ओरिएंटेशन में रखे। पहले वाले प्रिज्म का प्रिज्म एंगल म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर, दोनों प्रिज्म हम अलग अलग मटेरियल के लेते हैं और मटेरियल अलग अलग होता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। अब ये इस तरह से रखा तो पहले प्रिज्म से डिविएशन ये है, दूसरे प्रिज्म से डिविएशन ये है, दोनों अपोजिट सेंस में तो माइनस लगा दिया, टोटल डिविएशन आ गया। अब हम जो एक कंडीशन चाहते हैं, सेकंड केस में डिविएशन 0 चाहते हैं ना, तो यहाँ डिविएशन की वैल्यू, सॉरी डिविएशन नहीं, डिस्पर्जन एंगल 0 चाहते हैं। तो डिस्पर्जन एंगल थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा का फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला प्रिज्म है ना, इसके लिए रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये माना, वॉयलेट कलर का ये, दूसरे प्रिज्म के लिए वॉयलेट कलर, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ये कंसीडर किया। अब यहाँ पर टोटल डिस्पर्जन एंगल ये आ गया, पहले प्रिज्म से डिस्पर्जन ये है, दूसरे से डिस्पर्जन ये है, और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि दोनों प्रिज्म अपोजिट सेंस में। अब हम क्या चाहते हैं? एक्रोमेटिक अरेंजमेंट का मतलब डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए, तो डिस्पर्जन एंगल 0, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 रख दें। अब यहाँ थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? म्यू बी माइनस म्यू आर इनटू ए माइनस। अब इसको सॉल्व करके हम इससे कंडीशन निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, एडेक्स की वैल्यू क्या आएगी इससे? म्यू बी इससे हम एडेक्स की, जनरली हमें प्रिज्म में ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होते हैं, एक प्रिज्म का प्रिज्म एंगल दे रखा होता है, तो दूसरे प्रिज्म का प्रिज्म एंगल इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा मेथड होता है, ये कंडीशन है और इसको हम कहते हैं एक्रोमेटिक अरेंजमेंट। अब एक्रोमेटिक अरेंजमेंट को हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको समझते हैं। अब ये दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है, इस पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है। अगर प्रिज्म नहीं होते तो ये लाइट बिल्कुल ऐसे सीधी जाती और इस तरह से बाहर निकल जाती। अब लेकिन अगर प्रिज्म है और हमें कहा है कि डिस्पर्जन एंगल 0 है, डिस्पर्जन एंगल 0 है मतलब रेड और वायलेट कलर एक दूसरे के पैरेलल निकल रहे हैं, तो दोनों प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से जो लाइट यहाँ इमर्ज होगी ना वैसे होगी।
ये वॉयलेट कलर, ये रेड कलर। तो इमर्जेंट लाइट जो होगी उसमें रेड और वॉयलेट कलर अलग अलग तो होंगे, स्प्लिटिंग तो होगी, लेकिन ये दोनों कलर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और दोनों ही नहीं, सारे कलर पैरेलल होंगे, जितने भी कलर है। तो ये सारे कलर पैरेलल हैं, तो इसका मतलब यह इनके बीच की डिस्टेंस तो बहुत कम होती है, तो हमें पूरा कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा, व्हाइट लाइट की व्हाइट लाइट ही दिखेगी। अभी यहाँ डायग्राम में ऐसा जरूर नजर आ रहा है सर रेड और वायलेट कलर अलग अलग है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, और जब ये लाइट हमारी आई में एंटर करती है तो हमें सारे कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हुए नजर आते हैं, तो व्हाइट लाइट ही आउटपुट है। यहाँ इनपुट व्हाइट लाइट, आउटपुट व्हाइट लाइट, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोमेटिक अरेंजमेंट। अब देखिए इसके अलावा अगर प्रिज्म नहीं होते तो लाइट इस वाले पाथ के अलोंग जाती, तो लाइट का डिविएशन तो हुआ ना, और इसको मीन डिविएशन या डिविएशन कहेंगे, और ये डिविएशन नॉन जीरो है। तो हमारा जो सेकंड केस था उसमें डिविएशन हम नॉन जीरो चाहते थे, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद डिविएट तो हुई बट डिस्पर्जन लाइट का नहीं हुआ, तो ये अरेंजमेंट कहलाता है एक्रोमेटिक अरेंजमेंट। कर लें इसको नोट, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्रोमेटिक अरेंजमेंट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्सिव पावर, इसको हम ओमेगा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्पर्जन एंगल, डिस्पर्जन एंगल को मैं किस सिंबल से बताता हूं, थीटा के, एंड डिविएशन एंगल, डिविएशन सिर्फ यहाँ डिविएशन लग रहा है, इसका मतलब कौन से कलर का डिविएशन है, मेन कलर मींस येलो कलर का डिविएशन, तो इन दो एंगल का रेशियो डिस्पर्सिव पावर के बराबर होता है। तो डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्पर्जन एंगल और डिविएशन का रेशियो, तो डिस्पर्जन एंगल डिवाइडेड बाय डिविएशन, तो यह ओमेगा का फॉर्मूला होता है। अब ओमेगा जैसे ये भी एंगल ये भी एंगल, तो ओमेगा यूनिट और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, तो ओमेगा के बारे में इट इज ए ओमेगा इज ए यूनिट एंड क्लियर हुआ, ओमेगा की कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम ओमेगा के बारे में बात करें तो इसके लिए, अब जैसे अगर हम थिन प्रिज्म के लिए लें, थिन प्रिज्म के लिए डिविएशन क्या था, डिविएशन मतलब मीन डिविएशन, और मीन डिविएशन होता है येलो कलर के लिए, तो उसका डिविएशन ये हो गया। डिस्पर्जन एंगल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, ये लिखा था। अब ये दोनों वैल्यूज यहां रखूंगा तो इसमें प्रिज्म एंगल ए कैंसिल हो रहा है, तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है, कर लें इसको नोट। डिस्पर्सिव पावर हमारे पास इसके इक्वल होगी, अब देखिए यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर इसके बराबर है, ये वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये इस वाले फॉर्मूले में कहीं भी प्रिज्म एंगल नहीं आ रहा ना, तो प्रिज्म एंगल नहीं आना मतलब प्रिज्म का एंगल कुछ भी हो, डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म एंगल पर डिपेंड नहीं करती, तो किस पर डिपेंड करती है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर, तो डिस्पर्सिव पावर केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर हम तीन चीजें बनाएं, एक प्रिज्म, एक लेंस और एक पैरेलल ग्लास ले, तो तीनों क्वांटिटी अगर सेम मटेरियल की बनाई है तो सेम मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर का कांस्टेंट होता है, तो डिस्पर्सिव पावर भी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ इसकी डिस्पर्सिव पावर अगर इन तीनों का मटेरियल सेम है तो तीनों की डिस्पर्सिव पावर सेम होगी। तो डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स साइड, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती, हम इसका लेंस बना रहे हैं या प्रिज्म बना रहे हैं या पैरेलल स्लैब बना रहे हैं, इस चीज पर यह है डिस्पर्सिव पावर डिपेंड नहीं करती। तो लिखो एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओमेगा इज ए
तो देखो फॉर गिवन ऑब्जेक्ट, जो भी गिवन मटेरियल है, जैसे हमने लिया यहाँ पर क्वार्ट्ज लिया या क्राउन हमने ग्लास कंसीडर किया, क्राउन ग्लास मटेरियल अगर हमने फिक्स कर दिया तो उसके लिए ओमेगा की वैल्यू एक कांस्टेंट पैरामीटर है। ओमेगा की वैल्यू उस क्राउन ग्लास का हमने लेंस बनाया या प्रिज्म बनाया या पैरेलल स्लैब बनाई, उस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर इस पर मैं व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराता हूँ, इस ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट कराता हूँ, तो ग्लास स्लैब से तो आपने बताया था सर थीटा 0 होता है, डेविएशन भी 0 होता है। अब थीटा अगर 0 है, ग्लास स्लैब से थीटा अगर 0 है तो ओमेगा का सर ये फॉर्मूला है। अब ओमेगा तो सर थीटा पे डिपेंड करता है, ये पैरेलल ग्लास स्लैब से तो डिस्पर्जन होता ही नहीं है, तो डिस्पर्जन नहीं होता तो डिस्पर्सिव पावर 0 होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो पैरेलल ग्लास स्लैब से थीटा 0 होता है, लेकिन डेविएशन भी तो 0 होता है, और 0/0 तो नॉट डिफाइंड टर्म है। 0/0 0 नहीं होता, नॉट डिफाइंड टर्म होती है। अब जब इस तरह से नॉट डिफाइंड टर्म आ जाती है ना, तो इस ओमेगा को निकालने के लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, और ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला क्या है, और इस फॉर्मूले से हम ये देख रहे हैं कि डिस्पर्सिव पावर केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, और जब तीनों का मैंने मटेरियल सेम दिया है तो तीनों की डिस्पर्सिव पावर सेम होगी। मतलब डिस्पर्सिव पावर का मतलब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है उस पर डिस्पर्सिव पावर डिपेंड नहीं करती। तो हम डिस्पर्सिव पावर की दूसरी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, डिस्पर्सिव पावर इज द कैपेबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिस्पर्स द लाइट। किसी मटेरियल में कितनी कैपेबिलिटी है लाइट को डिस्पर्स। अब कैपेबिलिटी है वो काम करे या नहीं करे। अगर यहाँ एक ग्लास स्लैब हमने बनाई तो इससे लाइट का डिस्पर्जन नहीं होगा, लेकिन ये लाइट जो ग्लास स्लैब जिस मटेरियल की बनी थी उसमें तो कैपेबिलिटी थी लाइट को डिस्पर्स करने की, तो उस कैपेबिलिटी का नाम ही डिस्पर्सिव पावर है। तो लिखें इसकी सेकंड डेफिनेशन, डिस्पर्सिव पावर की सेकंड डेफिनेशन, ओमेगा is a capability of material to disperse light। यह मटेरियल की कैपेबिलिटी होती है कि लाइट को डिस्पर्स कर पाता है या नहीं, कितना कर पाता है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट हो सबकी डिस्पर्सिव पावर सेम होगी अगर सबका मटेरियल सेम है। तो मटेरियल अगर सेम है तो फॉर ए गिवन मटेरियल डिस्पर्सिव पावर इज कांस्टेंट पैरामीटर। क्लियर। तो ये डिस्पर्सिव पावर का मीनिंग हो गया। अब देखो अगला हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्पर्जन इन लेंस। मैंने आपको बताया था जो ट्रांसपेरेंट पैरेलल शीट होती है उससे लाइट का डिस्पर्जन नहीं होता, प्रिज्म से होता है, लेंस से होता है। अब लेंस से लाइट का डिस्पर्जन होने के पीछे रीजन, किस तरह से डिस्पर्जन होगा वो डिस्कस कर रहे हैं हम। यह लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, और फोकल लेंथ किसी भी लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, और हम जानते हैं अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड से ज्यादा होता है ना, वॉयलेट कलर की लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे हमें लेंस दे रखा है, अब लेंस किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, इसका मटेरियल फिक्स है, तो वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के मटेरियल के लिए अलग होगा, रेड के लिए अलग होगा। और यहाँ फोकल लेंथ डिनोमिनेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ऊपर, तो अगर वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो हम इससे कह सकते हैं वॉयलेट कलर की फोकल लेंथ कम होगी और रेड कलर की फोकल लेंथ ज्यादा होगी। लेंस में रेड कलर की फोकल लेंथ लेंस के लिए ज्यादा होती है, वॉयलेट कलर की फोकल लेंथ कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब दोनों ही कलर के लिए कोई सा भी कलर हो, इन दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हर कलर के लिए सेम ही रहेगी ना, तो ये पूरी टर्म तो अगर मैं अलग अलग कलर के लिए लेंस की फोकल लेंथ निकालूंगा तो ये चीज डिपेंड नहीं करेगी, तो इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं k के बराबर। इसको हमने एक नाम दे दिया कांस्टेंट k। अब देखिए 1/f बराबर क्या हुआ, म्यू माइनस 1 इंटू k।
ये हुआ। अब यहाँ जो लेंस की फोकल लेंथ है वो वेरिएबल है म्यू के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने पर फोकल लेंथ बदल रही है। तो अब हम इस फोकल लेंथ में क्या चेंज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने के कारण, उसको समझने के लिए इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट, अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/f का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/f स्क्वायर x की पावर 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, फिर x का करूंगा तो डेल्टा f इज इक्वल टू, यहाँ जो म्यू है इसका डिफरेंशिएशन होगा डेल्टा म्यू, 1 का 0 और k तो कांस्टेंट है। हमने यह इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट। अब इसके बाद हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। मैं क्या करता हूं, इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करता हूं। अब सेकंड में फर्स्ट का डिवीजन करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एफ अपॉन एफ, तो इधर आएगा और इधर आएगा डेल्टा म्यू अपॉन म्यू माइनस 1, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो अब इसके बाद देखिए, यहां हमने एक डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1। अब इसको यहां म्यू वॉयलेट और म्यू रेड, वॉयलेट और रेड एक्सट्रीम कलर है और इन कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस को मैं कह सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन। डेल्टा म्यू का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन। और यहां म्यू आई की जगह म्यू लिख देता हूं, मैं सिंपली म्यू लिख रहा हूं, ये नहीं लिख रहा है कि कौन से कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो डिफॉल्ट वैल्यू होगी मीन कलर और मीन कलर येलो कलर है। तो इस क्वांटिटी को ही हमने, इस क्वांटिटी को ऐसे लिख सकते हैं और ये हमें यहाँ दे रखा है तो मैं यहाँ इसको लिखा जा सकता है, इसको ओमेगा के बराबर। ओमेगा को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर। तो अब यहाँ से डेल्टा एफ क्या आ जाएगा, माइनस एफ ओमेगा। डेल्टा एफ इसके बराबर होगा ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आया, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब इसका मतलब है क्या, डेल्टा एफ का मतलब क्या है, रेड कलर की फोकल लेंथ वॉयलेट से ज्यादा थी ना, तो डेल्टा एफ को क्या बोलेंगे, चेंज इन फोकल लेंथ, चेंज इन फोकल लेंथ। भाई लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है, रेड के लिए ज्यादा होती है, वॉयलेट के लिए कम होती है। तो जो दो एक्सट्रीम कलर है उनकी फोकल लेंथ में डिफरेंस डेल्टा एफ के बराबर है। और इस एफ का मतलब क्या है, यहां ये फोकल लेंथ है कौन से कलर के लिए, जब कुछ नहीं लगा तो मीन कलर के लिए फोकल लेंथ है, येलो कलर की फोकल लेंथ है और ओमेगा डिस्पर्सिव पावर है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें जैसे मान लो हमारे पास ये एक लेंस है और ऐसा कोई लेंस हो ही नहीं सकता जिसकी फोकल लेंथ हर कलर के लिए सेम हो। रेड और वायलेट कलर के लिए इस लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग होगी। अब जैसे मान लो यहाँ लाइट इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है इस लेंस पर ऐसे, और ये व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट का मतलब इसमें सारे कलर मिक्स हैं, रेड और वायलेट कलर मिक्स होकर आ रहे हैं। अब अगर पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पर मिलती है लाइट, फोकस पर मिलती है। अब फोकस अगर यहां पर है, मान लो इसका फोकस, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद लाइट यहां मिल जाएगी और ये फोकस है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं ना। अब लेकिन इस व्हाइट लाइट में सारे कलर है, रेड वायलेट ग्रीन सब, तो लेकिन रेड कलर के लिए तो इस लेंस की फोकल लेंथ अलग है, तो रेड कलर अलग जगह फोकस होगा, वायलेट कलर अलग। मान लो यहाँ हमारा वायलेट कलर फोकस हो रहा है और रेड कलर की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, तो रेड कलर यहाँ कहीं, यहाँ वायलेट कलर की इमेज बनेगी, यहाँ रेड कलर की, रेड कलर सारी लाइट का यहाँ जाकर फोकस होगा। अब ये वाली डिस्टेंस रेड कलर की फोकल लेंथ के बराबर होगी। तो इसका मतलब इस व्हाइट लाइट में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है सब मिक्स होकर आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ इस लेंस से पास होंगे ना तो सारा वायलेट कलर यहाँ फोकस हो जाएगा, रेड कलर यहाँ, बाकी सारे कलर इन दो कलर के बीच में फोकस होंगे और इस क्वांटिटी को हम डेल्टा एफ कहते हैं। जो यहाँ मैंने डेल्टा एफ लिखा है
उसका मतलब इस डायग्राम में यह है कि रेड और वॉयलेट कलर की फोकल लेंथ में वेरिएशन। अब देखो कर ले इसको नोट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटिक एब्रेशन। और क्रोमेटिक एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब होता है डेफिशिएंसी, कमी, और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, कलर से रिलेटेड होता है। जैसे व्हाइट लाइट है, इस लेंस की फोकल लेंथ हर कलर के लिए अलग अलग होती है। तो जो लाइट इंसिडेंट होती है उसमें वॉयलेट कलर की इमेज अलग जगह बनती है, रेड कलर की इमेज अलग अलग जगह बनती है। तो हर कलर की इमेज, ये लेंस जो है हर कलर की इमेज अलग अलग जगह बनाता है, सारे कलर की इमेज एक जगह नहीं बनाता। इस कमी को बोलते हैं लेंस के लिए क्रोमेटिक एब्रेशन। लेंस के लिए क्रोमेटिक एब्रेशन। तो लेंस जो होता है, अगर इसके सामने हम एक व्हाइट लाइट का सोर्स रखें तो उसकी इमेज यह एक पॉइंट इमेज नहीं बनाकर एक्सटेंडेड इमेज बनाता है, और इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। जैसे मान लो ऐसे समझो ये लेंस है, इसके सामने मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की ये लेंस जो इमेज बनाना चाहिए, पॉइंट इमेज बनाना चाहिए ना, इस ऑब्जेक्ट की, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब इसकी साइज 0 है, तो इसकी जो भी इमेज बनेगी वो पॉइंट इमेज बननी चाहिए। लेकिन ये अगर हमारा सोर्स जो है व्हाइट लाइट एमिट कर रहा है, अगर सिंगल लाइट एमिट करेगा, सिंगल कलर मोनोक्रोमेटिक, तो उसकी इमेज पॉइंट इमेज ही बनेगी। लेकिन अगर व्हाइट लाइट एमिट कर रहा होगा तो इसकी यहाँ जो इमेज बनेगी ऐसे एक्सटेंडेड इमेज बनेगी, पॉइंट इमेज नहीं बनेगी। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो व्हाइट लाइट का है उसकी ये लेंस पॉइंट इमेज नहीं बना पाता। इस कमी को क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। इस कमी को क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। तो क्रोमेटिक एब्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? Incapability of lens to make a point image for point of object of white light जो है वो एमिट कर रहा है उसकी। तो डेफिनेशन क्या ली है? इनकैपेबिलिटी लेंस की वो इनकैपेबिलिटी जो लेंस से एक पॉइंट इमेज नहीं बनती फॉर ए पॉइंट सोर्स विच एमिट व्हाइट लाइट। ऐसे पॉइंट सोर्स की ये पॉइंट इमेज नहीं बना पाता जो व्हाइट लाइट एमिट करता है। इस कमी को क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं लेंस का। ठीक है, तो लेंस का क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब ये हुआ। अब इसमें देखो लेंसों में क्रोमेटिक एब्रेशन होता है लेकिन मिरर में नहीं होता। जैसे स्फेरिकल मिरर की बात करूंगा तो मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। जबकि लेंस, ये मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? अब लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है, मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है। इस मिरर की फोकल लेंथ में कहीं भी म्यू नहीं आ रहा ना, और म्यू ही अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हर कलर के लिए सेम होती है। तो हम ये कहेंगे कि स्फेरिकल मिरर मतलब मिरर में क्रोमेटिक एब्रेशन पॉसिबल नहीं है। मिरर में इस तरह की कोई कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करती। तो लिखें ये पॉइंट रिजल्ट।
रिजल्ट ये लिखना है, chromatic aberration is not present in mirror because its focal length is independent from refractive index। जो मिरर है उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करती है, ये इसका मीनिंग है। अब देखिए, हम जैसे मैंने यह आपको बताया कि हम लेंस, एक सिंगल लेंस जो होता है, इस सिंगल लेंस के लिए जो डिस्पर्जन एंगल है वो 0 के बराबर नहीं होता। व्हाइट लाइट की जो रेड कलर है उसकी इमेज अलग जगह बनाता है, वायलेट कलर की इमेज अलग जगह बनाता है। इस लेंस की फोकल लेंथ हर कलर के लिए सेम नहीं होती। अब हम एक ऐसा लेंस बनाना चाहते हैं जिसकी फोकल लेंथ हर कलर के लिए सेम हो। अगर हर कलर के लिए सेम हो, हम ऐसा एक लेंस का अरेंजमेंट चाहते हैं जिसमें व्हाइट लाइट हम डालें, जैसे इस लेंस पर अगर व्हाइट लाइट गिराते हैं तो दूसरी तरफ से व्हाइट लाइट नहीं मिलती, रेड और वायलेट कलर अलग अलग जगह जाके इमेज बनाते हैं, तो इसका मतलब इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन है। अब हम इस क्रोमेटिक एब्रेशन को दूर करना चाहते हैं, तो हम एक ऐसा लेंस बनाना चाहते हैं जिसकी फोकल लेंथ हर कलर के लिए सेम हो। इस पर व्हाइट लाइट गिराए तो व्हाइट लाइट ही दूसरी तरफ से बाहर आए, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्रोमेटिक अरेंजमेंट। तो अब अगला टॉपिक हमारा है एक्रोमेटिक अरेंजमेंट। अब देखिए, एक्रोमेटिक अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा लेंसेज लेते हैं। मैं दो एक लेंसेज का एग्जांपल ले रहा हूं और ये दोनों लेंस अलग अलग नेचर के होने चाहिए। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, दोनों की नेचर अलग अलग होना जरूरी है एक्रोमेटिक अरेंजमेंट में। और दोनों लेंस का मटेरियल भी अलग अलग होना चाहिए। तो इस वाले लेंस का मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1 है। मैंने आपको बताया था डिस्पर्सिव पावर केवल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 2। इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ माइनस होगी, लेकिन अभी मैं यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, वो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। अब ये दोनों लेंस अगर पास पास रखे होते हैं तो इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, अब इक्विवेलेंट लेंस ये बनेगा, ये कॉन्वेक्स भी बन सकता है, कॉन्केव भी बन सकता है। तो इसकी फोकल लेंथ को निकालने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो। अब ये एक्रोमेटिक अरेंजमेंट ये कहलाएगा अगर ये सिंगल लेंस जो है, एक सिंगल लेंस सिंगल मटेरियल का बना होता है, इसकी डिस्पर्सिव जो फोकल लेंथ है हर कलर के लिए अलग अलग होती है। लेकिन हम इन दो लेंसेज को अगर पास पास रख दें तो ये कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन वाला फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ कलर पे डिपेंड नहीं करती। अगर ये फोकल लेंथ सिंगल लेंस की कलर पे डिपेंड नहीं करेगी तो हम ये कहेंगे कि सिंगल लेंस एक्रोमेटिक अरेंजमेंट में है। तो फोकल लेंथ कलर पे डिपेंड नहीं कर रही। अब इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं।
तो ये यहाँ क्या हो रहा है, फोकल लेंथ कलर पर डिपेंड कर रही है नहीं कर रही, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, पहले तो 1/f1 का करूंगा, फिर f1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम इसका, इसी तरह से ये आ गया। अब इसके बाद हमने अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा एफ का माइनस एफ इंटू ओमेगा। अब यहाँ डेल्टा f1 की वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगी, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगी f1 ओमेगा 1 अपॉन f1 का स्क्वायर प्लस f2 ओमेगा 2 तो दिस इज द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक अरेंजमेंट। और ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अगर इनसे दोनों लेंस की फोकल लेंथ निकालनी हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे फोकल लेंथ को। अगला टॉपिक अपना है रेनबो। आपने देखा होगा रेनी सीजन में जब बरसात होकर निकलती है और सूरज उगता है तो एकदम से हमें कुछ स्ट्रिप्स, कभी कभी रेनबो नजर आता है इस स्ट्रिप्स की फॉर्म में, इस तरह से रेनबो नजर आता है हमें कर्व शेप में। और ये कर्व शेप में इस तरह से अलग अलग स्ट्रिप्स बन जाती है इनकी अलग अलग कलर्स की, है ना, इस तरह से स्ट्रिप्स बन जाती है। अब कई बार तो क्या होता है ये स्ट्रिप जो है ना ऊपर तो रेड कलर की स्ट्रिप बनती है और नीचे नीचे वायलेट कलर की स्ट्रिप बनती है ना। एक तो रेनबो ऐसा नजर आता है, दूसरा रेनबो हमें इस तरह का नजर आता है, पहले वाले का रिवर्स। ऊपर तो यहाँ सबसे ऊपर तो बनेगी वायलेट कलर की स्ट्रिप और नीचे नीचे बनती है रेड कलर की स्ट्रिप। तो ये जिसमें इस तरह का रेनबो नजर आता है इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो और इस वाले रेनबो को बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। अब दोनों में डिफरेंस, एक तो मैंने ये बताया रेनबो बनता है किस कारण से, उसका रीजन क्या है रेनबो बनने के पीछे। रेनबो बनने का रीजन है लाइट का रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीन चीजें होने के कारण लाइट से रेनबो बनता है। अब क्या होता है यहाँ जो ये तीन चीजें होती है ना वो किस में होती है उसको समझने के पहले प्राइमरी रेनबो जो बनता है इसमें एक ही बार लाइट का TIR होता है। TIR एक ही बार होता है, सिंगल बार, सिंगल TIR। और इसमें सेकेंडरी रेनबो बनता है, इसमें डबल TIR होता है, दो बार TIR लाइट का होता है, उसके कारण से सेकेंडरी रेनबो बनता है। अब यहाँ एक्चुअल में रेनबो कैसे, ये तो मैंने आपको बताया बेसिक डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में, और रेनबो बनता क्या है क्यों है। अब यही हमसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करें कि रेनबो बनता कैसे है। तो देखिए उसके ये नोट कर लें पहले। अब देखो क्या होता है बरसात होने के बाद क्या होता है आकाश में स्पेस में क्या है वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है, सब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ ही कवर होकर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स बना देती है। अब यहाँ से सन से जो लाइट आती है ये सन से आने वाली लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स पे टकराती है, मान लो इस ड्रॉपलेट पे टकराई। अब यहाँ आसपास तो हवा है और वाटर ड्रॉपलेट के अंदर वाटर है, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर लाइट जाती है सनलाइट, और सनलाइट कैसी होती है व्हाइट लाइट होती है ना, सारे कलर मिक्स होते हैं व्हाइट लाइट होती है। अब ये व्हाइट लाइट अगर किसी ड्रॉपलेट के अंदर, ऐसे ड्रॉपलेट के अंदर जाएगी, खूब सारी ड्रॉपलेट है स्पेस में, तो ये सारी लाइट इन ड्रॉपलेट्स में एंटर करेगी। तो एंटर करने के बाद ड्रॉपलेट के अंदर एक बार लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है और TIR होता है, उस कारण से हमें रेनबो नजर आता है। तो अब ये किस तरह से रेनबो, और इसको क्लियरली बनाने के लिए हम इसका जो ड्रॉप है वाटर की उसको जूम करके देखते हैं। तो जैसे मान लो ये सन से आने वाली लाइट इस वाटर ड्रॉपलेट में गई, तो इस वाटर ड्रॉपलेट का एक बड़ा डायग्राम बना। अब ये क्या है वाटर ड्रॉपलेट है, इसके अंदर वाटर है और सराउंडिंग में एयर है।
एयर को हम ऑलमोस्ट वैक्यूम मान सकते हैं। अब यहां से सन से आने वाली लाइट, मान लो इस सन से लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट इस स्फेरिकल ड्रॉप में एंटर करती है, तो यहाँ इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल हमेशा स्फीयर के सेंटर से पास होगा। अब ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहूंगा। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से लाइट जब एयर से इस वाटर में एंटर करेगी तो इसी को हम लाइट का रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो लाइट का यहाँ इस ए पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन जब व्हाइट लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर करती है तो अपने कंपोनेंट्स कलर में डिफरेंशिएट हो जाती है ना, तो ये भी अपने कंपोनेंट्स कलर में से डिफरेंशिएट हो जाएगी। और वॉयलेट कलर और रेड कलर, वॉयलेट कलर नॉर्मल के ज्यादा नजदीक होगा, वॉयलेट कलर का डेविएशन ज्यादा होगा। तो यहाँ लाइट का डिस्पर्जन हुआ, वॉयलेट और रेड में डिफरेंशिएट हुई, और रिफ्रैक्शन भी हुआ मीडियम से। तो रेनबो के 3 रीजन बताया मैंने, एक लाइट का रिफ्रैक्शन और एक डिस्पर्जन। अब क्या होता है, यहाँ जब ड्रॉपलेट्स ये वाटर आती है ना, इस वाले पॉइंट पर जब इंसिडेंट होगी तो ये पॉइंट पर लाइट का टीआईआर तो हो ही नहीं सकता। टीआईआर होने की कंडीशन क्या है, इंसिडेंट लाइट डेंसर मीडियम में होनी चाहिए, जबकि ये वैक्यूम तो रेयर मीडियम है। अब यहाँ लाइट इंसिडेंट हुई, इस स्फेरिकल सरफेस पर जब लाइट पड़ेगी तो ये इंसिडेंट लाइट है और ये डेंसर मीडियम में, तो इसका टीआईआर हो सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है और यहाँ लाइट का टीआईआर हो जाता है। तो अब ये वॉयलेट कलर ऐसे जाएगा। अब यहाँ लाइट का टीआईआर हुआ, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई, फिर अब यहाँ इंसिडेंट हुई और मान लो यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल गई, तो वॉयलेट कलर ऐसे बाहर आ जाएगा, वॉयलेट कलर ऐसे बाहर आएगा। अब उस तरह से यहाँ से रेड कलर की टीआईआर हुआ, यहाँ से रेड कलर इस तरह से बाहर आ गया, इस तरह से एक रेड कलर बाहर आ गया। तो यहाँ इस तरह से जो रेनबो बनता है उसमें रेड कलर की स्ट्रिप यहाँ बनती है, वॉयलेट कलर की स्ट्रिप यहाँ बनती है। तो इस तरह से हमें रेनबो जो है नजर आता है। अब यहाँ जो रेनबो बनाया है इसमें मैंने एक ही बार टीआईआर लिया ना, तो एक बार टीआईआर से जो रेनबो बनेगा वो प्राइमरी रेनबो बनेगा, उसमें रेड कलर ऊपर की तरफ होगा। इसी तरह से हम 2 बार भी टीआईआर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्शन हुआ इसका, ऐसे गई, यहाँ एक बार टीआईआर हुआ, फिर हो सकता है यहाँ भी इन 2 पॉइंट पर 2 टीआईआर हो जाए और फिर लाइट इस तरह से बाहर निकले। तो इस तरह से बाहर निकलेगी तो इसमें वॉयलेट कलर ऊपर होगा, रेड कलर नीचे की तरफ होगा। तो इससे जो अगर यहाँ 2 बार टीआईआर हो रहा है तो इससे सेकेंडरी रेनबो बन रहा है, एक बार टीआईआर हो रहा है तो प्राइमरी रेनबो बन रहा है। थैंक यू फॉर टुडे।